हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरबाज है और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है नीट सॉल्यूशन क्लासेस में। आज हम शीत युद्ध दौर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और पहले पार्ट में हमने पढ़ा था शीत युद्ध की उत्पत्ति के बारे में और शीत युद्ध क्या है और इसके कारण थोड़े बहुत पढ़े थे हमने। चलो आज हम पढ़ते हैं क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में और गुट निरपेक्ष के बारे में। चलो क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो क्यूबा एक छोटा सा देश था। क्यूबा एक छोटा सा देश था जो अमेरिका के तट पे था। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ले लीजिए भारत और श्रीलंका, आप समझ गए होंगे। वो छोटा सा देश था, उसके चारों तरफ अमेरिका का ही रास्ता और अमेरिका पूरा देश था। तो क्यूबा के अंदर साम्यवादी विचारधारा को माना जाता था और यहाँ पे सोवियत संघ की विचारधारा चलती थी और सोवियत संघ की सरकार चलती थी। लेकिन 1961 में फिदेल कास्त्रो को और सोवियत संघ के कुछ नेताओं को ये चिंता सताने लगी कि अमेरिका क्यूबा में आक्रमण कर देगा। ठीक है, तो 1961 में ये सब बातें चली। तो 1962 में यूएसएसआर के सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव ने 1962 में यहाँ पे सैनिक अड्डा उत्पन्न कर दिया। मतलब यहाँ पे परमाणु हथियारों को तैनात कर दिया गया और सीधा वो अमेरिका की तरफ निशाने पे था। तो अमेरिका पे कभी भी आक्रमण हो सकता था। इसी तरीके से यहाँ पे क्यूबा संकट उत्पन्न हो गया। अब उसके बाद भाई यूएसए को 3 हफ्ते के बाद इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो यूएसए द्वारा, दूसरा पॉइंट आया हमारा, यूएसए द्वारा क्यूबा की घेराबंदी। तो भाई जो क्यूबा था, सोवियत संघ इसको वित्तीय सहायता देता था। तो यहाँ पे आने और जाने के लिए जहाज का प्रयोग किया जाता था। उन जहाजों को यूएसए ने रोक दिया गया और ये कहा सोवियत संघ से, निकिता क्रुश्चेव से, यूएसए के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कि आप ये हथियारों को हटा दीजिए वरना आक्रमण हो सकता है, हम आपके जहाज को आगे नहीं जाने देंगे। और यूएसए की सेना ने भी घेराबंदी कर ली पूरे क्यूबा देश में। तो आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। फिर भाई संकट का समाधान भी निकला और क्यूबा, आपको बता दें जो क्यूबा मिसाइल संकट है, जो क्यूबा मिसाइल संकट है उसके अंदर इसको शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। क्या माना जाता है? इसको चरम बिंदु माना जाता है, शीत युद्ध का चरम बिंदु। ठीक है, शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। तो इसका संकट समाधान अब बताते हैं हम, क्योंकि भाई जो यूएसए और यूएसएसआर बहुत शक्तिशाली देश थे, जैसे कि आप जानते हैं। तो यूएसए सोच रहा था कि अगर हम युद्ध लड़ेंगे तो हमारा ही नुकसान है, यूएसएसआर भी सोच रहा था कि हमारा ही नुकसान है। तो इन दोनों ने आपस में समाधान निकाला कि हम नहीं लड़ते हैं और फिर यूएसएसआर ने वहां से सैनिक अड्डा हटा लिया और यहाँ पे खतरा खत्म हुआ। क्योंकि पूरे देश को ये लग रहा था कि अब तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। अगर तृतीय विश्व युद्ध होगा तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। इसी चीज को रोकने के चक्कर में, रोकने के लिए इन दोनों ने युद्ध को टाल दिया और यहाँ से सैनिक अड्डा यूएसएसआर ने हटा लिया। ये था क्यूबा मिसाइल संकट। अब क्यूबा मिसाइल संकट के परिणाम भी निकले होंगे। जैसे कि आप पेपर देने जाते हैं, एग्जाम देने, तो उसका रिजल्ट भी आता है। तो क्यूबा मिसाइल संकट से हमारे सामने 3 परिणाम उत्पन्न हुए। पहला था कि भयंकर युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया था। जैसे मैंने आपको बताया है कि दोनों ने परमाणु हथियारों तैनात कर दिए थे, इससे भयंकर युद्ध का उत्पन्न हो गया था, जैसे कि तृतीय विश्व युद्ध हो ही जाएगा। तो फिर यूएसए की सुरक्षा पे खतरा आ गया, यूएसए की सुरक्षा पे ना खतरा उत्पन्न हो गया। ठीक है, और मेन ये चीज है 1962 में देतांत युग की शुरुआत हो गई। ठीक है, 1962 में। देतांत का मतलब होता है तनाव में कमी या तनाव शैथिल्य कहते हैं उसे। तो तनाव में कमी उत्पन्न हुई और ये 1979 तक चला। तो ये थे क्यूबा मिसाइल संकट और इसके परिणाम। आप आसान से आसान भाषाओं में समझ गए होंगे कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। और ये खास तौर पे 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है। और अगर आजकल एमसीक्यू चल रहा है, आपको पता ही है, तो आपसे पूछ सकता है कि क्यूबा मिसाइल संकट के टाइम यूएसए का राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉन एफ कैनेडी थे। और यूएसएसआर के कौन थे? तो निकिता क्रुश्चेव थे। और जो 1900 और वहां पे जो क्यूबा मिसाइल संकट में जो सोवियत संघ के नेता थे उनका नाम था फिदेल कास्त्रो। तो ऐसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्यूबा मिसाइल संकट को समाप्त करते हैं। चलो दोस्तों, हमने क्यूबा मिसाइल संकट समझ लिया। अब हम समझते हैं गुट निरपेक्ष के बारे में। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था। इसका सबसे पहले हम अर्थ जानते हैं कि गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है किसी भी गुट में सम्मिलित ना होना या मिलना नहीं। तो जैसे कि आप जानते हो कि हमारी पूरी दुनिया
1945 के बाद दो गुटों में बढ़ गई थी। ठीक है, एक साम्यवादी गुटों में और दूसरी पूंजीवादी गुटों में। तो पहली पूंजीवादी गुटों को पहली दुनिया कहा जाता था, साम्यवादी गुट को दूसरी दुनिया कहा जाता था, और तीसरी दुनिया गुट निरपेक्ष के देशों के लोगों को कहा जाता था। तो हमारा जो देश आजाद हुआ था तो उसमें एक चिंता सताने लगी थी, अगर हम पूंजीवादी देश को अपनाएंगे तो हम साम्यवादी देश के दुश्मन बन जाएंगे, अगर हम साम्यवादी देश को अपनाएंगे तो पूंजीवादी देश के हम दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए इन्होंने अपना एक गुट निरपेक्ष बनाया, मतलब किसी भी गुट से सम्मिलित नहीं होना और दोनों ही गुट का फायदा उठाना। तो गुट निरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी गुट में सम्मिलित ना होना, इसे हम गुट निरपेक्ष कहते हैं। और इसके मैंने आपको ये बता दें कि वो सम्मिलित क्यों नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वो किसी के भी दुश्मन नहीं बनना चाहते थे। वो नए नए आजाद हुए थे जो 1945 के देश। तो इसके अंदर 5 देश सम्मिलित थे। ठीक है, शुरू में 3 थे, 2 बाद में आए। तो शुरू में जो 3 देश थे, भारत, इसके हमारे जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया जिसके था जोसेफ ब्राज टीटो, और मिस्र गमाल अब्दुल नासिर इसके राष्ट्रपति थे। इन्होंने 1956 में पहली बैठक करी, सफल बैठक, लेकिन इसे पूर्ण रूप से सफल बैठक नहीं मानी जाती। उसके बाद इससे प्रभावित होकर 2 देश और आए, एक था इंडोनेशिया और घाना। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्णो और घाना के राष्ट्रपति थे वारमे एंड कुरमा। ये लोग प्रभावित हुए और उसके बाद 1961 में एक सफल बैठक हुई गुट निरपेक्ष के लोगों की, और वहां कहाँ पे बैठक हुई थी? बेलग्रेड में। तो सफल बैठक के बाद सभी ने ये जाना कि हमें आपसी में मतभेद नहीं करना, इसका एक सहयोग था आपसी में कि हम आपसी में मतभेद नहीं करेंगे और सभी का पूर्ण रूप से विकास करेंगे। ठीक है, ये था गुट निरपेक्ष। ठीक है, अब गुट निरपेक्ष की विशेषताएं बताते हैं। विशेषताएं में मतलब इसकी अच्छाई बता देनी, इसके गुण बता देने, विशेषताओं को हम गुण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष का क्या विशेषताएं हो सकती है आप समझ सकते हो। आप ध्यान लगाइए कि गुट निरपेक्ष का हमने जैसे आपको अर्थ बताया, किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होना, मतलब किसी भी गुट में नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? आपको मैंने बताया कि वो किसी को दुश्मन नहीं होना चाहते। तो इनके गुण क्या होंगे, इनकी विशेषताएं क्या होगी? इनका ये था वो दोनों शक्तियों से फायदा उठाना चाहते थे, इनकी पहली विशेषता ये थी, और अपना जल्द से जल्द विकास करना चाहते थे। ये इनकी विशेषताएं थी। जैसा कि आप समझ चुके हैं इनकी विशेषताएं ये थी। तो इन्होंने एक और चीज दी थी, आपने पढ़ा हुआ 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, जो हमने पढ़ा थोड़ी देर में। ठीक है, तो 1962 में जो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था उसमें भी गुट निरपेक्ष के लोगों ने कहा था कि तृतीय विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए और उनका समाधान करवाया था दोनों देशों का। तो गुट निरपेक्ष ने कोरिया संकट भी आया था। ये सब चरम बिंदु माना जाता है। तो कोरिया संकट के टाइम तो गुट निरपेक्ष बना नहीं था, लेकिन क्यूबा मिसाइल संकट के टाइम गुट निरपेक्ष बन चुका था। ठीक है, तो इस वजह से इनका बहुत महत्वपूर्ण है माना जाता है इन्हें, और ये तीसरी दुनिया में आते हैं। चलो मैं यहाँ पे आज सेकंड पार्ट समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी क्यूबा मिसाइल संकट और गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में कुछ भी अच्छा लगा हो या हेल्पफुल वीडियो लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ठीक है, चलो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि एमसीक्यू के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि गुट निरपेक्ष में शुरुआती टाइम या तौर पे कौन से देश सम्मिलित थे? तो वो 3 देश सम्मिलित थे। ठीक है, और सबसे पहली बैठक 1961 ही लगाना, बेलग्रेड 1956 मत लगाना, पूर्ण रूप से 1961 माना जाता है। ठीक है, और आज इस वर्ष वर्तमान में गुट निरपेक्ष के लोगों में सदस्यता बढ़ गई है और लगभग 120 के सदस्य हैं इसके अंदर। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर मैं आपको बता रहा हूँ 120 से आप देख लेना। तो आपसे ये पूछ सकता है कि सदस्य कितनी हो चुकी है। शुरुआती में कितने सदस्य थे? तो 5 सदस्य थे पूर्ण रूप से, जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, इसकी विशेषताएं पूछ सकता है और इसका अर्थ पूछ सकता है, और इसका ये ऑप्शन में पूछ सकता है आपसे कि ये क्यों गुट अलग बनाना चाहते हैं, पूंजीवादी और साम्यवादी में क्यों नहीं जाना चाहते थे। ये मैंने आपको बता दिया। ऐसे क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।